ठीक है। ओके, अब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अभी ध्यान से समझो, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब फायर इंश्योरेंस अपन पढ़ रहे क्या है, फायर इंश्योरेंस। अपने सिलेबस में सिर्फ फायर इंश्योरेंस है, बराबर। तो फायर इंश्योरेंस में इसके पहले हमने देखा लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी देखा हमने। बट दुकान में आग लगने से सिर्फ स्टॉक जलेगा ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। दुकान भी जलेगी, दुकान जलेगी तो बिजनेस भी ठप होगा, अफेक्ट तो करेगा, डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, बराबर। नॉर्मल अगर बिजनेस में मतलब आपका गोडाउन जल गया, आपका ऑफिस जल गया, कस्टमर कहाँ से आएगा, कस्टमर कहाँ बैठेगा, उसका रिनोवेशन करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, पूरा एक खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो फिक्स्ड एसेट्स का पॉलिसी है वो अलग, उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो अलग। नुकसान एक तो क्या क्या होगा, आपका स्टॉक का नुकसान हो गया, बराबर है, तो स्टॉक की पॉलिसी हमने देखी। फिक्स्ड एसेट्स का नुकसान होगा, उसकी भी पॉलिसी होती है, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, एक्सीडेंट पॉलिसीज़ वगैरह, उसका पैसा मिलेगा। बट ये तीसरा पॉलिसी, वो जनरल इंश्योरेंस अपने इसमें सिलेबस में नहीं है, बट प्रॉफिट पॉलिसी है। प्रॉफिट पॉलिसी यानी कि क्या, आग लगने की वजह से, एक्सीडेंट लगने की वजह से आपका नुकसान भरपाई करेंगे ना, कंपेंसेशन करेंगे ना। तो कंपेंसेशन करेंगे तो हमारा तो स्टॉक भी गया, एसेट भी गया, वो दोनों का ठीक है, बट हमारा तो प्रॉफिट भी गया। प्रॉफिट भी गया कि नहीं गया? जहाँ पर सेल होना चाहिए था करोड़ रुपए का, वहाँ पे सेल हुआ है सिर्फ 10 लाख रुपए का, प्रॉफिट तो गया मेरा पूरा। तो एटलीस्ट मुझे जो मिलना चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, सेल का पैसा नहीं मिलना चाहिए। सेल के पैसे की बात नहीं चल रही, सेल का पूरा पैसा मेरा है क्या? सेल करने के बाद उस अमाउंट में से कुछ एक्सपेंसेस भी जाते हैं, बराबर है, परचेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसका प्रॉफिट पॉलिसी, मेरा प्रॉफिट का जो नुकसान हुआ ना, मुझे उसकी भरपाई चाहिए, मुझे उसका कंपेंसेशन चाहिए। तो सर अब तो आग लगी है, प्रॉफिट तो फ्यूचर में होने वाला था, अब हमको क्या पता कि प्रॉफिट कितना होगा या कैसे होगा, उसके लिए बेस क्या है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। इसके पहले अपन ने कभी फ्यूचर का प्रॉफिट कैलकुलेट किया है क्या? ऑन सम बेसिस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल के, और समथिंग इज कॉल्ड एज पास्ट ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे, है ना, एवरेज निकाल के अपन कैलकुलेट करते थे पास्ट प्रॉफिट्स के बेस को, पास्ट ईयर के फिगर्स को लेकर बेस बनाकर। तो ये वाले प्रॉफिट पॉलिसी में भी अपने वही करना है। प्रॉफिट पॉलिसी में हमको क्या करना है, पिछले ईयर के फिगर्स को बेस बनाकर, पिछले ईयर के फिगर को बेस बनाकर हमें क्या करना है, उतना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब सर ये पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा क्या, कितने पीरियड का प्रॉफिट मिलेगा, सवाल वो है। अगर उसकी हम बात करेंगे तो जितना आपका पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस है, क्या बोला मैंने, पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब आग लगने के बाद दुकान की तो लग गई, बट दुकान की लगने के बाद उसको रेनोवेट करके बिजनेस नॉर्मल तो होगा ना। तो नॉर्मल होने के लिए समय, आग लगने के बाद से लेके तो नॉर्मल होने तक का जो समय होता है वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, उतना हम कंसिडर करेंगे पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस, बराबर। अब पूरे ईयर की बात कर रहा था मैं, तो ईयर का ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस, शायद हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इतने पीरियड का प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं? इतने पीरियड का प्रॉफिट चाहिए, नंबर ऑफ मंथ से। हाँ, तो अब देखो, अब ऐसा जरूरी नहीं है ना नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो दुकान है, जो भी आपका सेल करते हो आप, उसके सीजन्स होते हैं, हर किसी का सीज़न होता है, समझ में आ रहा है क्या? हर किसी का सीज़न होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपना अभी क्लासेस की अगर मैं बात करूँ, तो क्लासेस में अप्रैल, मई, जून, ये मेरा सीजन पीरियड है। मतलब यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के एडमिशन्स, 10th स्टैंडर्ड के एडमिशन्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 से 5 महीना मेरा पूरा समय में एडमिशन्स में ऑक्यूपाइड रहता हूँ। तो इस समय पे मेरा धंधा ज़्यादा होता है, बाकी समय पे मेरा सिर्फ कंडक्ट चलते हैं, क्लासेस चलते हैं। मई और जून की अगर बैचेस कंसिडर करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच गिव एग्जाम्स, प्रोफेशनल एग्जाम्स की बात करूँ, नवंबर एंड दिसंबर में देने वाले जो बच्चे होते हैं ज़्यादा होते हैं, और मई और जून में बच्चे देने वाले बहुत कम होते हैं। मई और जून में देने वाले बच्चे वो रहते हैं जिनके हाथों मिस हो गया, डेट मिस हो गई, या फिर आगे का उनको मतलब नहीं था नॉलेज कि करना है कि नहीं करना है, कॉन्फिडेंस नहीं था, बाद में उन्होंने सोचा करने का, डिसीजन लेट ले लिया,
या डिसीजन ले लिया तो पेमेंट नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, लेट हो गया, तो इसलिए वो जो पीरियड है वहाँ पर उतना लॉस होगा क्या जितना पीक पीरियड में लॉस होगा? नहीं होगा लॉस। फिर ऐसे समय पे तो मैं वो इक्वली बाइफरकेट तो ओवर दी होल ईयर नहीं बाइफरकेट कर सकता ना। इस साल का अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है मान लो 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख का पूरा प्रॉफिट 12 महीने का नहीं है क्या? 12 महीने का नहीं है। वो 12 महीने में से 4-5 महीने एक ऐसे होता है पीक पीरियड, एक सीजन पीरियड ऐसा होता है, एक सीजन ऐसा होता है जहाँ पे 5 लाख में से मैं 3 लाख का प्रॉफिट वहीं पे कमा लेता हूँ, और बाकी के जो महीने होते हैं 7-8 महीने, उसमें बाकी के 2-2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता हूँ। ऐसा होता है, सीजन्स होते हैं। दिवाली का सीज़न आ गया तो मिठाइयाँ कपड़े वगैरह ज़्यादा बिकते हैं वो दिवाली का सेल में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है, जो मेरा पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस है उस पीरियड को मैं एग्जैक्ट पिछले ईयर के पीरियड से कंपेयर करता हूँ। मतलब इस महीने का इस ईयर का अप्रैल मई जून विल बी कंपेयर्ड विथ पिछले साल का अप्रैल मई जून। नहीं समझा? कंपैरिजन का बेस समझा क्या? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पीरियड जो है वो कंपेयर करने के लिए तो सेम होना चाहिए ना। पिछले 12 महीने का प्रॉफिट निकाल के डिवाइडेड बाय 12 × 3 नहीं कर सकता मैं। इवन प्रॉफिट तो मैं पूरे ईयर में कमाता ही नहीं हूँ। नहीं समझा क्या? तो जो मेरा पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस है उस पीरियड को मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ पिछले ईयर के फिगर्स के साथ। उन फिगर्स को मैं इस ईयर में अप्लीकेबल करने की कोशिश करता हूँ, और उसके बेसिस पर मैं क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि शायद अगर मेरा बिजनेस नॉर्मल होता तो पिछले साल जितना मेरा प्रॉफिट हुआ उतना ही आज इस साल भी होता। बराबर है क्या नहीं? और उसमें शायद थोड़ा बहुत ट्रेंड होता। क्या ट्रेंड होता कि मैंने देखा हर साल मेरा प्रॉफिट या हर साल मेरा सेल 10% से बढ़ रहा है। बराबर है क्या? उसमें शायद कोई माइनर चेंजेस हो सकते हैं कि इस बार कॉस्ट जो है, एक्सपेंसेस जो है वो कम हो गए थे, ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा लगने वाले थे इस साल। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ फॉर दैट पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस, यहाँ तक क्लियर सबको 100%? तो मतलब पिछले साल का बेस बनाकर मैं इस ईयर के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करूंगा जो मुझे नुकसान हुआ है। चलो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है। बराबर ना? मेरा ईयर चालू हुआ है 1 अप्रैल 2021। अब यहाँ से मैं चलता रहा अप्रैल मई जून, ठीक है। 1 जुलाई 2021 को मेरे दुकान में आग लगी है। कब आग लगी? दुकान में 1 जुलाई 2021 में आग लग गई। फिर दुकान रिनोवेट करके, ठीक करके, सिचुएशंस नॉर्मल, कंडीशंस नॉर्मल करने के लिए मुझे लग गए 6 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 31 दिसंबर। उसके बाद फिर अपना मेरा जैन, फेब एंड मार्च नॉर्मल चलता गया। 31 मार्च 2022, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 31 दिसंबर 2021, बराबर। दिस पीरियड इज 6 मंथ्स। दिस पीरियड, ये क्या है? 1 जुलाई 2011 को मैं क्या बोलूँगा? डेट ऑफ फायर, बराबर। इसको मैं बोलूँगा पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस या डिस्टर्बेंस, डिसलोकेशन, और एक नाम क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड। बराबर। यहाँ पर रेनोवेशन कंप्लीट हुआ, समझा? तो जब हम ये स्टॉक पॉलिसी कैलकुलेट करते हैं, वी स्टॉप ओवर हियर, यहीं पे रुक जाते हैं अपन, इसके आगे नहीं बढ़ते, बराबर है ना? तो
स्टॉक पॉलिसी एज ऑन डेट ऑफ फायर, बराबर, बट प्रॉफिट पॉलिसी इज फॉर आफ्टर डेट ऑफ फायर, मतलब डेट ऑफ फायर से आगे बढ़ेंगे, डेट ऑफ फायर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो डेट ऑफ फायर से आगे का कैलकुलेशन है, डेट ऑफ फायर तक का कैलकुलेशन इज स्टॉक पॉलिसी, डेट ऑफ फायर से आगे का कैलकुलेशन इज प्रॉफिट पॉलिसी। समझ में आया? चिटकाओ ये वाला। ये क्लियर? डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड। तो अभी से अपन डेट ऑफ फायर को DOF बोलेंगे और डिसऑर्गेनाइज्ड पीरियड को DOP बोलेंगे, ठीक है ना, याद रखने के लिए इजी रहेगा। अच्छा, अब बात यह है कि आपके प्रॉफिट पॉलिसी में कवरेज क्या क्या चीज़ होगा है। प्रॉफिट पॉलिसी की बात हुई है, तो प्रॉफिट में कवर क्या क्या हो रहा है। ये प्रॉफिट पॉलिसी जो है उसके अंदर कवरेज किस चीज़ों का है? मैं बोलूँगा कवरेज ऑफ दो क्या लाइटर है इच्छा तो बोला, बाहर जाते अपन, क्लास में अच्छा नहीं लगेगा। अब तेरे घर से दूर जाएंगे वहाँ पे, लेन नंबर 14 के वहाँ पे। अच्छा फिर ठीक है लेन नंबर 14 से आगे जाएंगे अपन। कवरेज ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 3 चीज़ें कवर करता है। क्या? बट ऑब्वियस जो नाम है वो तो कवर करना ही है उसने। जो नहीं कमा पाए, बराबर ना, कमा पाए क्या अपन? नहीं, नेट प्रॉफिट गया तो नेट प्रॉफिट कवर होने वाला है, पहला। दूसरा, समथिंग न्यू, स्टैंडिंग चार्जेस। कैसे समझा तेरे को? है कॉस्टिंग में स्टैंडिंग चार्जेस बोल के है, टर्म यूज होता है। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। मेरे एक्सप्लेनेशन का पार्ट बच गया था। एंड एडिशनल एक्सपेंस, ये 3 चीज़ें कवर होंगी आपकी, ठीक। स्टैंडिंग चार्जेस आर योर फिक्स्ड ओवरहेड्स, बराबर। सर ऐसा नाइंसाफी क्यों? फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर कर रहे हो, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्यों नहीं कवर कर रहे हो? अरे सेल ही नहीं होगा तो वेरिएबल एक्सपेंसेस इनकर ही कहाँ होंगे? तो उसका लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं समझा? बराबर ना? लेकिन हाँ, अब मेरे पास बच्चे ही नहीं आएंगे तो मैं नोट्स प्रिंट करके दूंगा किसको? तो नोट्स के प्रिंटिंग का खर्चा तो इसी बचने वाला है। हाँ, रेंट तो जाएगा ही जाएगा ना, बच्चा आए ना है, रेंट तो पे करना ही है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है। तो वो स्टैंडिंग चार्जेस कवर होंगे कि हाँ डेफिनेटली मेरा काम हो ना हो ये तो नुकसान है ही, काम नहीं हुआ इसलिए प्रॉफिट गया, बट काम नहीं हुआ इसलिए वेरिएबल ओवरहेड्स तो कवर होने वाले, बराबर है कि नहीं? तो मुझे वेरिएबल ओवरहेड्स का कुछ भी कवरेज मिलने वाला नहीं है, उसके ऊपर का कोई कंपेंसेशन मिलने वाला नहीं है। कंपेंसेशन उसका मिलता है जो लॉस होता है, जो लॉस ही नहीं हुआ तो उसका कंपेंसेशन कहाँ से आएगा? सीधी बात है। तो स्टैंडिंग चार्जेस आर नथिंग बट योर फिक्स्ड ओवरहेड्स, बराबर। नेक्स्ट,
हाँ, एडिशनल एक्सपेंस क्या है? एडिशनल एक्सपेंस इज लाइक योर, नहीं, नॉट रेनोवेशन एक्सपेंस, एडिशनल एक्सपेंस इज लाइक योर फायर फाइटिंग एक्सपेंस। अब इसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंस, अब एक बात ध्यान से सुन लो, प्रॉफिट की बात चल रही है यहाँ पे, आग बुझाने की बात नहीं चल रही है, आग बुझाने की बात नहीं चल रही है, आग बुझाने में मदद करना रहे 500 रुपये ले, 500 रुपये ले, 500 रुपये, दैट इज फायर फाइटिंग एक्सपेंस। एडिशनल एक्सपेंस प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, यानी कि आपका लॉस कम करने के लिए आप क्या करोगे? आपकी दुकान जल गई, क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? हाँ, दूसरी जगह ले लेंगे ना, सीधी बात है, बराबर है ना। बहुत बार अपन देखते हैं ना दुकानों के बारे से, नाउ दिस शॉप हैज बीन टेम्परली शिफ्टेड टू दिस एड्रेस, दिस लोकेशन। तो ये मेन रोड पे मेरी दुकान थी, उधर आग लग गई, बट लोग मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरे नाम से मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। तो मैंने क्या किया, टेम्पररीली जब तक मेरा जो करंट लोकेशन है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो जाता, या क्या कहते हैं अपन, नॉर्मल नहीं हो जाता, रिनोवेट नहीं हो जाता, तब तक के लिए मैंने क्या किया, टेम्पररीली मैंने क्या कर लिया, बाजू के लेन में एक और दुकान ले ली रेंट पर, मैंने 6 महीने का रेंट पे ले लिया और मैं वहाँ पे धंधा कर रहा हूँ। तो उसका जो भाड़ा भर रहा हूँ मैं, वो मेरे लिए एडिशनल एक्सपेंस हुआ। तो सर वो कवर क्यों कर रही है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी? फायर फाइटिंग एक्सपेंस कवर क्यों कर रही थी? ताकि लॉस कम हो, तुमको, तुम्हारा लॉस कम होगा तो क्लेम कम होगा, कंपनी का फायदा होगा। वैसे यहां पर एडिशनल एक्सपेंस करोगे तो सेल कुछ ना होने से बेहतर कुछ तो सेल होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना भाई। 1 करोड़ का सेल होना था, ऐसी काम चलोगे तो 10 लाख का सेल होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि 10,000 रुपए की दुकान भाड़े पे ले लेता हूँ बाजू में दुकान भाड़े पर ले लिया मैंने, और वहां पे दुकान चालू कर देता, एटलीस्ट 10 लाख का सेल नहीं, कम से कम 30-40 लाख तक के सेल तक तो जाऊंगा। तो जो लॉस होगा कितने का, जो 70 लाख का सेल था, देखो 70 लाख का सेल उसके ऊपर का प्रॉफिट, और 90 लाख का सेल उसके ऊपर का प्रॉफिट। मैंने एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से 20 लाख का सेल एक्स्ट्रा कर पाया ना, मैं नहीं समझा, है ना। एक और चीज अपने को ध्यान देना है, अब जब इसमें जब आगे अपन जाएंगे ना, कंसेप्ट आएगा तब समझेगा अपने को। अब वो एडिशनल एक्सपेंस की वजह से होने वाला सेल कंसीडर किया जाता है। मान लो मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान है जो जल गई है, ये दुकान जली है, इसका गोडाउन जला है, इसका गोडाउन नहीं जला है, गोडाउन अलग तरफ है, गोडाउन दूसरी तरफ है। अब वो गोडाउन से 2 तरफ माल सप्लाई होते हैं, किधर, एक मेरे शोरूम में और दूसरा ऑनलाइन मार्केट में। तो दुकान में आग लगने की वजह से ऑनलाइन मार्केट डिस्टर्ब होने वाला है क्या? उसका तो सवाल ही नहीं उठता। तो उसके ऊपर का नेट प्रॉफिट का आपको क्लेम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें कंसेप्ट है, जैसे अपन ने गुड्स में भी कंसेप्ट देखे कि कंसेप्ट देखते आए अपन, बराबर क्या, एबनॉर्मल गुड्स का कंसेप्ट देखा, जीपी रेशियो का कंसेप्ट देखा, सरेंडर ऑफ सैल्वेज वैल्यू का कंसेप्ट देखा। वैसे इसमें भी बिल्ड बेस बनाकर धीरे धीरे कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ये सबको? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? 100%। चलो कुछ चंद शब्द लिखेंगे अच्छे अच्छे। If an entity has taken a profit policy, taken a loss of profit policy, then it can claim profits lost for the disorganized period। बराबर ना? losses covered under loss of profit policy। लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, फिर लॉस ऑफ
स्टैंडिंग चार्जेस, बराबर। ये जो दो बेसिक चीज़ें हैं जो प्रॉफिट जो कवर कर रहा है आपका। तीसरा लॉस ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, बराबर। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या क्लेम कैलकुलेट करने के यहाँ पर स्टेप्स है, वो अपने को स्टेप्स याद रखने हैं, लॉजिकल स्टेप्स है। याद रखने मतलब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने लॉजिकल है, लॉजिक बेस्ड, एक लिंक बेस्ड है, ठीक है ना। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत से यूट्यूब पे भी देखा है, बहुत से टीचर्स का भी देखा है, वो लोग स्टेप्स रटाते हैं। स्टेप्स रटने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाता है ना, रटने में क्या हो जाता है ना, बीच का सेकेंड या थर्ड स्टेप भूल जाओगे ना, तो फिर आगे के सारे स्टेप्स भूल जाओगे, या तो फिर आप स्टेप्स को मिक्स करने लग जाओगे। तो स्टेप्स भूलना नहीं है, एक एक स्टेप को डिटेल में अपन समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे ना, तो अपने को लिंक भी बैठेगा और अपने को समझ में भी आएगा कि ये स्टेप अपन कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। सीधी बात है, वो स्टेप कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं वो पता कर लो ना। अगर वो पता चल गया कि हम वो स्टेप कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं, तो अपने को लर्न करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि अपने को मालूम है चाय जो है वो मीठी बननी चाहिए, इसलिए वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं कि चाय में शक्कर डालनी पड़ती है, बराबर ना, है ना। कॉफ़ी कैसी पीता तू? काली, चीची, कड़वी, विदाउट शुगर। एक ही बार मेरे को श्रुति मैडम ने पिलाई थी, कभी नहीं पिया मैं श्रुति मैडम के हाथ से कॉफ़ी, कभी नहीं, कभी नहीं। पीना हाँ पीना पड़ता, मजबूरी में पीता है ना। अच्छा, अब वो तो फिर तो बेटा ऐसे है ना, वो 21 दिन तक जो चीज़ रोज करोगे उसकी आदत हो ही जाती है। जिंदगी झंड है, उसके बाद क्या आदत हो गई। उसके बाद मैंने कभी श्रुति मैम के साथ कॉफ़ी नहीं पी, मतलब मेरी कॉफ़ी मैं ऑर्डर करेंगे। चलो, कैलकुलेशन ऑफ स्टेप्स के डिस्कशन में अपन थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाएंगे, ताकि सम्स कैलकुलेशन में अपने को ज़्यादा समय ना लगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट सेल्स, बराबर। अभी देख सीधी बात है, सिंपल सी बात है। सर्वेयर आपकी दुकान पे आएगा, आग लगी हुई है, तो उसका सवाल आपको क्या रहेगा? प्रॉफिट पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, उसका सवाल क्या रहेगा? वो पूछेगा क्या लगता है आपको कि इस साल आपका सेल कितना हो सकता था? क्यों पूछ रहा है वो? क्योंकि उसको ये पता करना है कितना सेल हो सकता था, कितना हुआ है, तो कितना सेल कम पड़ा, शॉर्ट सेल्स। अभी आप खुद सोचो कि भाई साहब अगर सामने वाला पूछ रहे कि तेरा सेल कितना हो सकता था, तो तुम लोग क्या बोलेंगे? 2 मिनट रुक। पिछले साल इस पीरियड में, अब जैसे कोई अगर मेरे पास आए कि भाई तो क्या लगता, तो चलो कोविड है, मरने दो, कोविड को आग लगाओ उधर, नॉर्मल सिचुएशंस होती, तो भाई तो क्या लगता लास्ट ईयर तेरे पास कितने, मतलब तो क्या लगता कि तेरे क्लास का इस साल का 12th स्टैंडर्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा? मैं क्या सोचूंगा सबसे पहले, एक मिनट, लास्ट ईयर में मेरे पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली 210 बच्चे थे, तो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट अगर अपन कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने देखा था कि भाई फर्स्ट ईयर में जो अपने पास बच्चे थे, कुछ मेरे पास 178 180 आसपास स्टूडेंट्स थे, जो 210 हुए। तो मैंने क्या बोला उसको, पहले साल में 180 बच्चे थे, दूसरे साल में कुछ 200 बच्चे हुए, 210 बच्चे हुए, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से हर साल 20 तक बच्चे तो बढ़ेंगे ही, तो 210 थे तो मेरे ख्याल से 230 240 होंगे। तो मैंने कौन से बेसिस पे बोला? लास्ट ईयर के सेल के बेसिस पे बोला मैंने। लास्ट ईयर इतना सेल हुआ था तो इस ईयर इतना सेल होगा। तो वही शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि इसी पीरियड में पिछले साल कितना सेल हुआ था,
इसी पीरियड में जो डिसऑर्गेनाइज पीरियड था उसका पिछले साल कितना कितना सेल हुआ था और करंट ईयर कितना सेल हुआ, वो माइनस करूँगा तो भाई पिछले साल इसी पीरियड में मेरा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 5-1 लाख का सेल हुआ था और अब एक्चुअली देखा जाए तो 1 ही लाख का सेल हुआ, तो 4 लाख का जो सेल है वो मेरा शॉर्ट सेल है। बराबर है क्या? शॉर्ट सेल। सेकंड, अपन डिटेल में समझने वाले, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, स्टेप्स एक साथ लिखवा रहा हूँ, फिर बाद में अपन एक एक स्टेप को इंडिविजुअली लिख के अपन एक एक स्टेप को डिटेल में समझने वाले अलग से, उसमें भी है कंसेप्ट और समझने के लिए। शॉर्ट सेल्स, उसके बाद है जीपी रेशियो। दिस जीपी रेशियो हैज नथिंग टू डू विथ योर जीपी रेशियो दैट यू हैव कैलकुलेटेड इन लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज डिफरेंट, दिस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज डिफरेंट, दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट, यही करते ना कॉस्टिंग में अपन। तो मैं यहाँ पे ये जो जीपी रेशियो की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट पॉलिसी में 2 चीज कवर हुई है, प्रॉफिट भी कवर हो रहा है, स्टैंडिंग चार्जेस कवर हो रहा है, इसीलिए कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर मैं सेल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों कंसीडर कर रहा हूँ, वो कंट्रीब्यूशन हुआ मेरा, इसलिए कंट्रीब्यूशन। तो मैंने क्या बोला, ये जीपी रेशियो वो जीपी रेशियो अलग है। इसके अलावा एक और जीपी रेशियो आने वाला है, इसी में एक और जीपी रेशियो आएगा, वो भी अलग होगा, वो भी अलग होने वाला है, ठीक है ना। थर्ड, जीपी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद लॉस ऑफ लॉस ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। अब देखो ना भाई, सेल निकाला, जीपी रेशियो निकाला, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट आया, नहीं समझा? तो मैंने जितना सेल होना चाहिए था और मेरा प्रॉफिट का रेशियो क्या है, मल्टीप्लाई किया। तुमको ही पूछा ना मैंने प्रॉफिट कितना हो सकता पता करना, तुमने बोला सर पिछले साल का जीपी रेशियो देखो, तो मैंने पिछले साल का जीपी रेशियो निकाला। बस यहाँ पर जीपी रेशियो अलग से क्यों निकाला? क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट और वो ग्रॉस प्रॉफिट अलग है, इस ग्रॉस प्रॉफिट में आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स भी कंसीडर किए जाते हैं, इसीलिए ये जीपी रेशियो अलग है, नहीं समझा? बराबर ना। शॉर्ट सेल्स यानी कि जितने सेल होने चाहिए थे इनटू जीपी रेशियो, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, बराबर। स्टैंडिंग चार्जेस में भी जो होता है ना, स्टैंडिंग चार्जेस में भी 2 होते हैं, इनशॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का आपको क्लेम मिलेगा क्या? नहीं। आपने क्या बोला भाई, मेरे फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए का मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है हर साल का। कितना फिक्स्ड कॉस्ट है? 1 लाख रुपए का। तो जब इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहे थे तो उसने जब आपको सवाल पूछा आपको फिक्स्ड कॉस्ट का पूरा 1 लाख रुपए कवर करना है, तो आपने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, 25-30 हजार रुपए तक का कॉस्ट मैं बेयर कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने सिर्फ 1 लाख में से 70,000 का पॉलिसी दिया आपको, तो वो हुआ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो नहीं दिया वो हुआ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नहीं समझा? यहां पर अलग से सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर एडिशनल एक्सपेंस, कितने एडिशनल एक्सपेंस एडमिट होंगे कितने नहीं होंगे, है ना। एडिशनल एक्सपेंस, अब बात ध्यान से समझो, ये एडिशनल एक्सपेंस करने की वजह से आपका सेल होना चाहिए। ऐसे ही कुछ तो एडिशनल एक्सपेंस, भाई आग लगी थी दुकान में, बीवी नाराज थी, वो उसको थोड़ा सा परेशानी हो रही थी तो उसको वर्ल्ड टूर पे भेज दिया मैंने, एडिशनल एक्सपेंस। ये थोड़ी ना एडिशनल एक्सपेंस हुआ भाई। तो वो एडिशनल एक्सपेंस यानी जिसकी वजह से आपका सेल हो सकता है, जिसकी वजह से आपको मदद मिली है सेल बढ़ाने में, उसको हम एडिशनल एक्सपेंस बोलते हैं। उसके भी कुछ क्राइटेरिया से देखेंगे। 5th, टोटल लॉस। क्या है टोटल लॉस? भाई सीधा स्टेप 3 प्लस स्टेप 4। लास्ट इंश्योरेंस क्लेम। लास्ट स्टेप में क्लेम कैलकुलेट करेंगे। एनीथिंग एल्स? हाँ बैठ ना, किसने मना किया? अपनी क्लास है, मेरी नहीं है, अपनी। फर्क है, बराबर ना। चिटकाओ नहीं, टाइम पास कर रहा। बच्चों को भी तो पता चले मेरे पे कितना मालिक, नाम का मालिक को जुल्म कितना करते हैं मेरे पे सब लोग। ए लिखना रे भाई, तू तो मजे ले रहा मेरे, ए सब कॉपी कर रहे, तू मजे ले रहा। बैठे उधर चुपचाप।
2 मिनट निकल रहा हूँ यहाँ से, सेटअप वहाँ पर जा रहा हूँ मैं, बोले क्लास में। 6 दिन क्लेम इन, ऐसी डायलॉग है, याद आया, डाल दिया मैंने। लिख लिए स्टेप्स। लेट अस रीलोकेट आवरसेल्व्स।